हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं क्लास 11th के केमिस्ट्री का पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पहले ही बना रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 3। तो इसमें पहले आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? यदि कोई आवेश एक नियत वेग से गति करता है तो वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विकिरण तीनों उत्पन्न करता है। इसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब यदि कोई आवेश एक नियत वेग से गति कर रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तथा विकिरण, रेडिएशन, ये तीनों चीज वो उत्पन्न करेगा। तो इसे ही सम्मिलित रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये निर्वात में भी चलेगा, इसे कोई माध्यम चाहिए ही नहीं। अब अगला है, ये है इसका डायग्राम, ग्राफ। इसे ये है संचरण की दिशा, ये है विद्युत क्षेत्र और ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की जो तरंग है वो संचरण की दिशा के ऊर्ध्वाधर है, मतलब लंबवत है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तरंग है ये संचरण की दिशा के क्षैतिज है, मतलब समांतर है। देखिए क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है। ये इसी को कुल मिला के पूरे मतलब सम्मिलित रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अब तरंग की कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ डिक्शनरी मतलब टर्मिनोलॉजी है। अब ये क्या होता है तरंग? तरंग, ये देखिए ये तरंग है, इसका जो सबसे ऊपरी सिरा होता है उसे श्रृंग कहेंगे। जो ये निचला सिरा होता है इसे गर्त कहेंगे। इसमें कुछ शब्द आते हैं। आयाम, आयाम क्या है? तरंग का अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। मतलब तरंग का अधिकतम विस्थापन क्या है? या तो ये है या तो नीचे की तरफ देख लीजिए तो ये। तो इसी को अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं। अब अगला है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है? एक तरंग के चलने में जितनी दूरी लगी उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब एक तरंग यहाँ से ये इतना आधा हुआ, अब यहाँ से ये इतना आधा हुआ, मतलब ये एक पूरी तरंग हो गई। तो इसको जितना समय लगा यहाँ तक चलने में, उसी को यहाँ तक समय नहीं, यहाँ तक जितनी दूरी हुई उसे ही उसकी तरंग दैर्ध्य कहेंगे। यहाँ तक आप श्रृंग से भी जोड़ सकते हैं, इसको श्रृंग से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ एक श्रृंग, ये एक चौथाई हुआ, ये फिर आधा, फिर ये चौथाई। मतलब दो श्रृंगों के बीच की, क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। अब अगला है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब किसी बिंदु से 1 सेकंड में जितनी तरंगे गुजर जाएंगी, 1 सेकंड में जितनी तरंगे, मान लें 5 तरंगे 1 सेकंड में गुजर गई तो आवृत्ति 5 हो जाएगी। ये होता है आवृत्ति। अब आवर्तकाल क्या है? एक तरंग द्वारा लैम्डा तरंग दैर्ध्य का, ये तरंग दैर्ध्य का ये डिनोट होता है, मतलब इसी से इसको डिनोट करते हैं तरंग दैर्ध्य को, लैम्डा। लैम्डा दूरी तय करने में लिया गया समय, मतलब उस तरंग के अपने तरंग दैर्ध्य के बराबर दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। मान लीजिए t सेकेंड में एक तरंग जा रही है, ठीक है, t सेकेंड लग रहा है एक तरंग को जाने में, 1 सेकेंड में कितनी तरंगे जाएंगी? 1/t तरंग। तो 1 सेकेंड में जितनी तरंगे जाती हैं उन्हीं को आवृत्ति कहते हैं। तो ये आवृत्ति हो गई, ये 1/t, t क्या है? आवर्तकाल है, तो 1 आवर्तकाल हो गया। तो ये आवृत्ति को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। आइए 1/t, तो v बराबर 1/t यहाँ से निकला। अब तरंग की चाल क्या होती है? तरंग की चाल तरंग दैर्ध्य बटा आवर्तकाल होता है ना, दूरी बटा समय। दूरी क्या है यहाँ? तरंग दैर्ध्य, और समय क्या है? आवर्तकाल। तो तरंग दैर्ध्य बटा आवर्तकाल तरंग की चाल हो गई। अब तरंग की चाल को v से डिनोट करेंगे और ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा और आवर्तकाल t। तो यहाँ ये 1/t होगा ना, 1/t। 1/t को किससे डिनोट करते हैं? 1/t बराबर क्या होता है? आवृत्ति।
आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, ये एक फार्मूला आ गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब अगला है इसमें टॉपिक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है, होता है जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं 7 रंग बढ़ जाता है, लेकिन जब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को प्रिज्म से गुजारा जाए तो क्या होगा? तो निम्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, मतलब निम्न पैटर्न प्राप्त होता है। पहले प्राप्त होते हैं गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर यूवी किरणें, फिर हमारा दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है विबग्योर, फिर इंफ्रारेड किरणें, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे, फिर लॉन्ग रेडियो तरंगे, मतलब लंबित रेडियो तरंगे। यहाँ इन सब की आवृत्ति है क्रम से, यहाँ इन सब के तरंग दैर्ध्य क्रम से, यही दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। इसी को हम देख पाते हैं, VIB GY और विबग्योर, इसे वो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। अब अगला है इसमें प्लांक सिद्धांत, प्लांक्स थ्योरी। प्लांक्स थ्योरी क्या है? प्लांक ने क्या सिद्धांत दिया था? प्लांक जी ने कहा, प्लांक ने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा के कुछ छोटे छोटे पैकेट होते हैं, मतलब ऊर्जा के छोटे छोटे स्थान में बंद होते हैं, उसी को पैकेट कहा गया, जिन्हें क्वांटा या फोटान कहते हैं, मतलब उन्हीं को फोटान या क्वांटा कहा गया। फोटान की ऊर्जा ई से प्रदर्शित करते हैं, फोटान की मतलब उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ई से डिनोट किया जाता है। अब ऊर्जा म्यू मतलब आवृत्ति के, उस तरंग की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब ऊर्जा बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। मान लीजिए आवृत्ति बढ़े तो ऊर्जा बढ़ेगी। अब जहाँ ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो यहाँ पे एक स्थिरांक आ गया, नियतांक आ गया, तो इसी को यच दिया गया। प्लांक ने इन्हें इसे यच दिया, मतलब स्थिरांक को यच नाम दिया। तो यहाँ फार्मूला बन गया E इज इक्वल टू एच म्यू। एच प्लांक नियतांक है। अब एच का उन्होंने कुछ मान दिया प्रेक्षणों के आधार पे। एच का मान क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसका मात्रक। इसका मात्रक निकालते, ई का मात्रक क्या होता है ऊर्जा का? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। म्यू का मात्रक क्या होता है? म्यू का मात्रक बटा सेकंड, सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पे एच का मात्रक निकलेगा, एच बराबर ई बटा म्यू हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो। उसके बाद ई का मात्रक यहाँ दिया ही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब म्यू का मात्रक ए, इसका बटा सेकंड होगा, तो सेकंड ऊपर चला गुणा हो जाएगा, सेकंड, एक सेकंड से इस वर्ग कट गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एच का मान, इसी को शॉर्ट फॉर्म में जूल सेकंड। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अगला इसमें टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? जब उचित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी धातु पर टकराती हैं, उचित आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी धातु पर टकराती हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो उससे विद्युत उत्पन्न होती है, इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है वो किसी धातु से टकराती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी आवृत्ति की तरंग टकराएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जब उस धातु को जितनी आवृत्ति की आवश्यकता होगी उतनी आवृत्ति की तरंग जब उस धातु से टकराएगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की गति होती है तो वहाँ विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी से प्रकाश से विद्युत धारा उत्पन्न करने का ये जो प्रभाव था, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कह दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दिया गया। धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। वही है, मतलब उसी धातु को जितनी आवृत्ति की आवश्यकता होगी कि इतने पे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसी न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहेंगे। देहली आवृत्ति, इसको म्यू नॉट से प्रदर्शित करेंगे, म्यू नॉट। अब यहाँ कुछ कंडीशन है, माना दी गई आवृत्ति, मतलब जितनी उसको आवृत्ति दे रहे हैं धातु की सतह को वो म्यू है, तब अब म्यू आवृत्ति दे दी गई और ये म्यू नॉट उसको चाहिए, उसकी न्यूनतम आवृत्ति चाहिए उसको। मान लीजिए कि उसकी न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति दे दी गई, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। जाहिर सी बात है, जब अधिक दे देंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। अब मान लीजिए कि बराबर दे दी गई, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब जितनी चाहिए उतनी दे दी गई, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तब भी होगा, एकदम सिंपल बात। और मान लीजिए कि जितनी चाहिए उससे कम दे दी गई, मतलब म्यू इज स्मॉलर देन म्यू नॉट,
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जितनी चाहिए उसको उतनी दे ही नहीं रहे, तो कहाँ से प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा हो, मान लीजिए कि वहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा हो, हम अधिक दे रहे होंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो रहा हो, तो अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता अगर बढ़ा दी जाए, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता अगर बढ़ा दी जाए, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पहले से हो ही रहा है, तीव्रता और बढ़ा देंगे तो और बढ़िया से होगा, मतलब निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पहले से हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऊपर से और तीव्रता बढ़ा दी गई तो निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य तौर से बढ़ जाएगी। और यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो रहा, हम उसको कम ऊर्जा दे रहे हैं, मतलब कम आवृत्ति की तरंग दे रहे हैं और नहीं हो रहा हो प्रकाश विद्युत प्रभाव, तब क्या होगा, तब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता अगर बढ़ा दी जाए, प्रकाश विद्युत प्रभाव हो भी नहीं रहा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तब भी प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, तभी प्रकाश, क्योंकि जब उसकी उतना जितना न्यूनतम आवृत्ति उसको चाहिए उतना दे ही नहीं रहे हैं, तो तीव्रता बढ़ाने से क्या होगा, विद्युत प्रभाव नहीं होगा। अब इसमें आता है एक टॉपिक कार्यफलन ऊर्जा, वर्क फंक्शन एनर्जी। कार्यफलन ऊर्जा क्या है, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन ऊर्जा कहलाती है। मतलब उसको निकालने की जितनी ऊर्जा लग रही है ना, आवृत्ति दे रहे हैं तो उस तरंग जा रही है तो ऊर्जा ही नहीं दे रही है उसको निकलने के लिए, तो जितनी ऊर्जा न्यूनतम चाहिए उसको, उसी को कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। इसको W0 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पहले प्लांक का ये इक्वेशन था, E = h μ। अब आवश्यक आवृत्ति उसको कितनी चाहिए, μ0, न्यूनतम आवृत्ति, आवश्यक आवृत्ति। तो आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसको निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, प्लांक नियतांक वैसे रहेगा, और यहाँ आवश्यक आवृत्ति जो है μ0 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा W0 = h μ0, ये कार्यफलन ऊर्जा का इक्वेशन बन जाएगा। अब कुल ऊर्जा क्या है बताइए, कुल ऊर्जा जितनी आवश्यक ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा है वो इतनी तो देना ही पड़ेगा तभी वो निकलेगा। मान लीजिए हम कुछ अधिक दे दिए, कुल ऊर्जा क्या होगी, वो इतनी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, अब जो बच गया ऊर्जा वो इलेक्ट्रॉन को गतिमान कर देगा, मतलब उसकी स्पीड में ला देगा और बाहर निकाल देगा। इतना तो उसको बस बाहर निकाला, इतना उसको गतिमान कर दिया, स्पीड में ला दिया, तो उसी को कहेंगे गतिज ऊर्जा। जो ऊर्जा गतिमान कर रही है उसी को कहेंगे गतिज ऊर्जा। तब कुल ऊर्जा किससे मिलकर बना, आवश्यक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो आवश्यक ऊर्जा, कुल ऊर्जा किससे है, h μ, इसी से कुल इतनी दे रहे हैं हम। अब आवश्यकता कितनी है, न्यूनतम आवृत्ति यहाँ है, तो h μ0, मतलब इतनी आवश्यक ऊर्जा है उसको, अब प्लस 1/2 mv², इतनी गतिज ऊर्जा उसको अलग से मिल गई, क्योंकि आवश्यक तो ले लिया और इतना और बढ़ा के दे रहे हैं, इतना और गतिज ऊर्जा के बराबर। तो ये गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकालने का काम करेगी स्पीड से, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को इधर लाते हैं कि h μ - h μ0, यहाँ k = h कॉमन ले लिए, μ - μ0, ये फार्मूला बन गया गतिज ऊर्जा निकालने का। अभी एक प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया गया, कोई प्रयोग होगा तभी नहीं सिद्ध होगा कि ये विद्युत चुम्बकीय प्रभाव भाव सब दर्शाएंगे ना, तो यही प्रयोग हुआ था। उसमें क्या किया गया कि इस प्रयोग में एक लंबी नलिका लेकर उसको दोनों तरफ में से एक तरफ संसूचक लगा दिया गया, एक तरफ संसूचक लगा दिया गया तथा दूसरी तरफ धातु की प्लेट लगाई गई तथा दोनों एक बैटरी से जोड़कर एक एमीटर लगा दिया गया। जब धातु की सतह पर तरंगे डाली गई तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, धातु की सतह पर तरंगे डाली गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, जिससे एमीटर में विक्षेप और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्ध हुआ। मतलब यहाँ एक संसूचक लगा दिया गया और यहाँ एक धातु की सतह लगा दी गई, प्लेट लगा दी गई। अब दोनों को बैटरी से जोड़ दिया गया और यहाँ एक एमीटर लगा दिया गया, विद्युत धारा के मतलब देखने की उपस्थिति जांचने का एमीटर लगा दिया गया। अब क्या किया गया कि विद्युत धारा प्रवाहित कर दी गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पहुँच नहीं रहा है क्योंकि ये तो खाली स्थान है यहाँ, तो एमीटर में विक्षेप नहीं है अभी। लेकिन जब यहाँ विद्युत चुम्बकीय तरंगे इस धातु की प्लेट पर डाली गई तो उचित आवृत्ति की, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना चालू हो गया।
तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जानते ही हैं। तो विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, एमीटर में विक्षेप होने लगा, तो इससे ये सिद्ध हुआ प्रकाश विद्युत प्रवाह। मतलब प्रकाश यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई है, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, तो प्रकाश से ही ये विद्युत धारा प्रवाहित होनी। तो इसी से सिद्ध हुआ कि यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव, इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्ध हुआ। तो यही था दोस्तों चैप्टर 2 का पार्ट 3 केमिस्ट्री। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब हमने जाना, यहाँ तक विद्युत प्रभाव सिद्ध हुआ। दोस्तों ये था चैप्टर 2 का पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने पहले ही बना रखा है, वो आप नहीं देखें वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ से ज़रूर आप देख लीजिएगा। और दोस्तों ये अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे डेली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।